नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले बात बांग्लादेश की करेंगे, क्योंकि यहां आरक्षण के विरोध में जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो बांग्लादेश के हिंसा पीड़ित लोगों को शरण देने के लिए तैयार हैं। तो वहीं ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर के बवाल मच गया है और बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने कहा है कि किसी भी देश के लोगों को नागरिकता देने या फिर शरण देने का मामला सीधा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। केंद्र सरकार ही यह तय कर सकती है कि किसे नागरिकता या शरण देनी है, किसे नहीं देनी। फिर ममता बनर्जी इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रही हैं, रिपोर्ट देखिए। दीदी का नया दांव, सीएए का विरोध, बांग्लादेशियों पर ममता। बांग्लादेशी जरूरी या मजबूरी? যা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে, বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেন কোনো প্ররোচনাতে না যাই। मौका था टीएमसी की शहीद दिवस रैली का, लेकिन बांग्लादेशियों को लेकर ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बंटवारे की राजनीति का आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि वो बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाना चाहती है। पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी देश बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर हिंसा की ऐसी आग भड़की जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो कई लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे वक्त में ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है कि अगर हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लोग दरवाजा खटखटाने आएंगे तो वो उन्हें शरण देंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें इसका अधिकार है? ममता बनर्जी ने इसके लिए यूनाइटेड नेशन की नीतियों का भी हवाला दिया था, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क शरणार्थियों का सम्मान करेगा। যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে, বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেন কোনো প্ররোচনাতে না যাই। बार बार ममता जी और अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी ये संविधान की बात करते हैं। संविधान में आपको यह अधिकार है क्या? ये अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। ममता बनर्जी ने यूएन के जिस प्रस्ताव का जिक्र किया उसको भी समझ लीजिए। ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र ने यूरोप के शरणार्थियों के लिए साल 1951 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का नाम है द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, जिसे 1954 में लागू किया गया और फिर 1967 में संशोधन कर दुनिया भर के अलग अलग देशों में लागू किया गया। समझौते के तहत वैश्विक स्तर पर शरणार्थियों की सुरक्षा और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं। हालांकि भारत ने इस समझौते पर साइन नहीं किए हैं। ऐसे में भारत यूएन के प्रस्ताव के तहत किसी को नागरिकता नहीं देता है। मतलब जिस प्रस्ताव पर भारत ने हस्ताक्षर ही नहीं किए उसका हवाला देकर ममता बनर्जी देश में बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाने का दावा कर रही हैं। दरअसल भारत में शरणार्थियों को लेकर अपने नियम कानून है, जिसके तहत बाहर के लोगों को शरण देने का प्रावधान है और इन नियमों के मुताबिक राज्यों के पास किसी विदेशी नागरिक को शरणार्थी का स्टेटस देने का अधिकार नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी का यह बयान सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शरणार्थियों से जुड़े मामले भारत में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। राज्य सरकार के पास इस मुद्दे पर कोई अधिकार नहीं है। आप वही हैं जिन्होंने सीएए के बारे में कहा था कि हम किसी भी हिंदू, सिख, पारसी या क्रिश्चियन शरणार्थी को जो हिंसा से पीड़ित होकर बंगाल में आएंगे उनको घुसने नहीं देंगी। ममता जी ने सीएए का हमेशा विरोध किया है, जबकि सीएए का कोई संबंध भारत के नागरिकों से बिल्कुल नहीं था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 2 कदम आगे बढ़कर इस प्रकार से बोल रहे हैं। निश्चित रूप से वो अधिकार क्षेत्र से बाहर में बोल रही है। कहीं किसी देश में कोई घटना घट रही है तो उसमें सभी चिंतित रहते हैं, लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए सोच समझ करके बोलना चाहिए। ममता दीदी कहती है कि वो चाहती है कि पश्चिम बंगाल के संबंध हिंदुस्तान से अच्छे हो। ममता दीदी, पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में ही है,
ये दो अलग राष्ट्र नहीं है। हिंदुस्तान राष्ट्र है, पश्चिम बंगाल उसका एक प्रदेश है, उसका एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। ये कोई सेपरेट टेरिटोरी नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल 370 लागू नहीं है और ना ही ये अलग राष्ट्र घोषित हो चुका है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो ममता बनर्जी लगातार सीएए का विरोध करती नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित हिंदू, क्रिश्चियन, सिख या पारसी के लिए नागरिकता का प्रावधान है। वो बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय देने की बात कह रही हैं, जबकि उन्हें इसका अधिकार नहीं है। विनोद बंसल ने ट्वीट किया, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में घुसाने के इस नए षड्यंत्र को देश अच्छी तरह समझता है। इंडो बांग्ला सीमा पर सख्ती जरूरी है। अमित मालवीय ने लिखा, ममता बनर्जी को भारत में बांग्लादेशियों के स्वागत करने का अधिकार किसने दिया? प्रवासन और नागरिकता विशेष रूप से केंद्र के क्षेत्र में है, राज्यों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह अवैध बांग्लादेशियों को बंगाल से झारखंड तक बसाने की इंडी अलायंस की नापाक योजना का हिस्सा है ताकि वो चुनाव जीत सकें। बीजेपी का कहना है कि जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त पश्चिम बंगाल के सिर्फ 3 जिले मुस्लिम बहुल थे, लेकिन आज की तारीख में बंगाल में 9 मुस्लिम बहुल जिले हैं। इसके अलावा कई इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। बंगाल की डेमोग्राफी में आए इस बदलाव के लिए तुष्टीकरण की राजनीति सबसे अधिक जिम्मेदार है। और इसी बीच प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में सीबीआई की तरफ से एक्शन हुआ है। सीजीएसटी इंस्पेक्टर राकेश जांगिड़ से जुड़े ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चूरू और जयपुर में सीबीआई की टीम जांच कर रही है। असम के तेजपुर में घूसकांड को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। असम में 3 लाख की घूस लेते हुए सीबीआई ने राकेश जांगिड़ को गिरफ्तार किया है। तो असम में ही बलीपुर में अनिकेत पारिक की भी सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। राकेश जांगिड़ के चूरू और जयपुर स्थित ठिकानों पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है और इस जांच में 9 लाख रुपए बरामद किए गए। राजस्थान में सीबीआई के छापे की ये कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि असम के तेजपुर में घूसकांड को लेकर के अब सीबीआई जांच कर रही है। और अब बात आरएसएस के कार्यक्रमों को लेकर सरकारी कर्मचारियों से जुड़े प्रदेश की, क्योंकि केंद्र सरकार से करीब 58 साल पहले लगे उस प्रतिबंध को हटा लिया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रम में जाने पर रोक लगाई गई थी। और केंद्र सरकार के इस आदेश पर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देश की राजनीति में सियासत गर्म हो गई है। 58 साल पहले कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार के आदेश को अब मोदी सरकार ने रद्द कर दिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। सरकार का पूरा आदेश क्या है और पुराना आदेश क्या था, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले मामले पर हो रही सियासत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। जयराम रमेश ने पुराने और नए सरकारी आदेश की कॉपी लगाते हुए मौजूदा वक्त में बीजेपी और आरएसएस के संबंधों की कड़वाहट का जिक्र किया और फैसले पर विरोध जताया। देखते ही देखते कांग्रेस के नेताओं ने एक सुर में इस फैसले के विरोध में मोर्चा खोल दिया। किसी ने इस फैसले के जरिए सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, तो किसी ने सरकारी कर्मचारियों के भगवाकरण का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के आरोपों के विरोध में सरकार और बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला और फैसले को सही बताया। सरदार पटेल ने जो शुरू किया था कि आरएसएस का काम और सरकार का काम अलग है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम है कि ये सब करने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि सरकारी लोग को कुछ और लॉयल्टी के साथ काम करना है या सिर्फ देश के लिए काम करना है? इसका जो भाग लेने के लिए जो बैन था, जहां तक मैंने देखा हूं मीडिया में, दैट हैज बीन विथड्रॉन, क्योंकि ये तो आरएसएस, तो इसमें कोई गलती तो नहीं है, कुछ उल्लंघन नहीं है जी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? बहुत लोग आज भाग लेते ही लेते हैं। ये गलत है। जो एक सिस्टम बना हुआ था
तो ये चुपचाप छिपके जैसे किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई थी सैफ्रनाइजेशन की, उसी का आप हिस्सा देख रहे हैं। धन्यवाद मोदी सरकार, धन्यवाद एनडीए सरकार जिन्होंने वो बैन हटाया। आरएसएस एक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है। इस देश में नैतिकता से परिपूर्ण नागरिक बने, देशभक्त नागरिक बने, उसका कोई स्कूल नहीं है। अगर कोई है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकारी आदेश में क्या है। 9 जुलाई के इस आदेश में पुराने आदेश की समीक्षा के बाद यह आदेश जारी किया गया है कि उपयुक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और ये फैसला लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। कांग्रेस के साथ ही इंडी गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले पर हमला बोला और एकजुट होकर विरोध का ऐलान किया। पहले चोरी छुपे जाते थे, अब सरकार ने अधिकृत रूप में कर दिया है। अब उसका कोई इलाज निकाला जाएगा विपक्ष की तरफ। ये एक दूसरे को थोड़ा पुष्ट करने की कोशिश हो रही है। इस देश का मिजाज स्वीकार नहीं करेगा। और मैं तो समझता हूँ कि बाकी जो दो घटक सहयोगी दल है, जदयू और तेलुगु देशम, क्या सोच रहे हो भाई? पांव के नीचे की जमीन निकल जाएगी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहाँ पर पूजा पद्धति, किसी कहीं भाग लेना किसी के लिए प्रतिबंधित नहीं है। आरएसएस के लिए प्रतिबंधित रहा होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित रहा होगा। तो अगर आज इसके लिए से मुक्ति प्रदान कर दी गई है तो अच्छा काम। It was an order of 1966. Much has happened in between, so the government has considered it and has taken the right decision. सरकार के आदेश और इस पर विपक्ष के विरोध के बीच आरएसएस ने भी एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसके मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं लोगों की सेवा में लगा हुआ है। संघ पर 1948 में प्रतिबंध नेहरू जी कांग्रेस सरकार द्वारा लगाया गया था, न कि अकेले गृह मंत्री सरदार पटेल द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महात्मा गांधी की हत्या से कोई संबंध नहीं था। देश की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी सहभागी थे। 1966 में कांग्रेस के अज्ञान, गलत धारणाओं व राजनीतिक स्वार्थ के चलते निराधार ही सरकारी कर्मचारियों को संघ गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। विपक्ष के विरोध के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के इस फैसले को लोकतांत्रिक बताते हुए इसका स्वागत किया है और 58 साल पहले लगे प्रतिबंध को गलत बताया। आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। आर्थिक स्वार्थ के चलते तत्कालीन सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को संघ के कार्य में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, जो एकदम निराधार थी, जिसका कोई आधार नहीं था। परंतु अब वर्तमान शासन ने जो ये पाबंदी हटाने का निर्णय लिया है वो समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। अब आपको बताते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आरएसएस पर कब कब क्या आदेश जारी किया गया। सबसे पहले 1966 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर रोक लगाई, जिसे 1977 में जनता दल की सरकार ने हटा दिया। इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन लगा दिया था, जिसे 9 जुलाई 2014 को मोदी सरकार ने हटा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर इंदिरा गांधी सरकार ने 1966 में ये बैन लगाया क्यों था? दरअसल 7 नवंबर 1966 को गौ हत्या के खिलाफ संसद का घेराव किया गया, जिसकी अगुवाई गौ रक्षा समिति ने की थी। इस घेराव में हिंदू संगठनों के करीब 1.25 लाख लोग शामिल हुए थे। इसी दौरान यहाँ हिंसा भड़क गई, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी की जान चली गई, जबकि 6 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हो गई, जिसके बाद तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा तक देना पड़ गया। दरअसल सरकार का यह आदेश इसलिए भी अहम माना जा रहा है
कि अगले साल 2025 को आरएसएस अपनी स्थापना का 100वां साल मना रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी और इन 10 दशकों में दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावी संगठनों में आरएसएस अपनी पहचान बना चुका है। आरएसएस की पहली शाखा सिर्फ 5 लोगों के साथ शुरू हुई थी और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था बन चुकी है। देश भर में आरएसएस की 51,000 से अधिक शाखाएं हैं और 32,000 से अधिक शाखाएं हर रोज लगती हैं। करीब 90 लाख स्वयंसेवकों वाली आरएसएस का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है। आरएसएस 40,000 से अधिक स्कूल और हजारों चैरिटी संस्थाएं चलाती है। अपने इतने लंबे सफर के दौरान आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध भी लग चुका है। पहली बार महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा, जिसे 18 महीने के बाद हटा लिया गया। दूसरी बार आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 के बीच आरएसएस पर प्रतिबंध रहा और तीसरी बार दिसंबर 1992 में प्रतिबंध लगा, जिसे 6 महीने बाद हटा लिया गया। संघ के कांग्रेस से रिश्ते हमेशा तल्खी रहे हो ऐसा भी नहीं है। 1962 में चीन के हमले के दौरान सरहदी इलाकों में रसद पहुंचाने में आरएसएस के योगदान से प्रभावित नेहरू ने 1963 के गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया था। वहीं 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय भी संघ ने दिल्ली में ट्रैफिक इंतजाम सुधारने में पुलिस की काफी मदद की थी। हालांकि अब सरकार के इस नए आदेश के बाद फिर से आरएसएस पर सियासत तेज हो गई है। तो वहीं देश में जिस नेम प्लेट विवाद पर पिछले एक हफ्ते से धर्म युद्ध छिड़ा हुआ था, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकान के मालिकों और कर्मचारियों का नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मुद्दे की 3 बातें प्रमुख हैं, जिनमें सुरक्षा, स्टैंडर्ड और धर्मनिरपेक्षता, और ये तीनों मुद्दे बेहद जरूरी हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किए और शुक्रवार तक जवाब मांगा है। रिपोर्ट देखिए। कांवड़ रूट पर नाम पर यूपी के बाद पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। सोमवार को सावन के पहले ही दिन इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इसका असर भी यूपी में दिखने लगा। मुजफ्फरनगर, जहां सबसे पहले नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी हुआ था, वहां दुकानदारों ने नाम के पर्चे और पोस्टर हटाने शुरू कर दिए। जिन दुकानों पर आरिफ और निसार नाम के नेम प्लेट लगाए गए थे, उन्हें हटाने की तस्वीरें सामने आई हैं। आदेश के तहत कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। उन्हें बताना होगा कि भोजनालय में शाकाहारी व्यंजन परोसा जा रहा है या मांसाहारी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। साथ ही उत्तराखंड में भी जारी इस प्रकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है, तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। होटल संचालकों को जिस तरह से नेम प्लेट लगाने के लिए पुलिसिया दबाव के जरिए जो फरमान जारी किया गया था, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, अंतरिम रोक लगा दी और सरकारों को नोटिस जारी किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश में जो मोहब्बत की दुकान खुली है राहुल गांधी जी के जरिए, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने अपने राज्यों में ऐसे मनमाने फैसले लेकर के आ रही हैं जो संविधान के विरोधी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से संविधान की किताब को सर्वोपरि रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जारी नेम प्लेट से संबंधित आदेशों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्य की सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। शुक्रवार तक इस नेम प्लेट विवाद मामले में जवाब पेश करने को कहा गया है। नेम प्लेट विवाद में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
माना जा रहा है कि नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद फाइनल फैसला सुना सकती है। नजरिया था कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली इसकी सुनवाई फ्राइडे को फिक्स। उस नोटिस जो मैंने आज दी थी 267 में राज्यसभा में, जिस पे मैंने कुछ कहा भी है, उसको सही साबित करता है कि ये विभाजनकारी है, समाज में संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टी ने टिप्पणी की कि मेरा भी अपना अनुभव है। केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था। वो साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कोर्ट के फैसले से संविधान की रक्षा हुई है। वहीं एनडीए की सहयोगी जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। केसी त्यागी ने कावड़ रूट पर शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग भी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। इससे समाज में जो द्विधा और विभाजन की आशंका चल रही थी उस पर रोक लगेगी और भविष्य में भी राज्य सरकारों को इस तरह के प्रतिबंध लगाने से पहले, नोटिस जारी करने से पहले सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखना चाहिए। We are very happy. This was a completely illegal and unconstitutional order against the principles of our constitution and the और इसी के साथ न्यूज़ 18 प्राइम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।